आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी आदेश 1 नियम 10 के बारे में, जो कि बात करता है कि यदि किसी सिविल केस में किसी व्यक्ति को गलत रूप से वादी बना दिया गया हो, तो ऐसे वादी के नाम को हटाकर जो सही वादी है उसका नाम कैसे जोड़ा जाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वादी बनाना चाहिए था लेकिन उसे वादी बनाया नहीं गया उस केस में, या फिर किसी व्यक्ति को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है और उसे प्रतिवादी बनाना हो, या फिर प्रतिवादी के रूप में ऑलरेडी वो केस में है तो उसे वहां से हटाना हो, वादी या प्रतिवादी का नाम जोड़ना हो या उनमें से किसी का नाम हटाना हो, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह बताया गया है सीपीसी आदेश 1 नियम 10 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक इमेज है और मुझे पूरा भरोसा है कि इन तीनों को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बाबू भाई, राजू और श्याम, ये इन तीनों के मकान है और इनके मकान के सेंटर में एक गार्डन लगा हुआ है और ये गार्डन इन तीनों के घर से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब विवाद इसी गार्डन का है। अब राजू बोल रहा है कि ये गार्डन मेरा है और श्याम बोल रहा है कि ये गार्डन उसका है। और ये जो बाबू भाई हैं, इन्होंने बस क्या ये प्रॉपर्टी बनाई है, मकान खरीद कर ऐसा ही पड़ा है, ये कहीं बाहर रहते हैं। अब ये राजू क्या है, कोर्ट में केस कर देता है। किस चीज के लिए? गार्डन के स्वामित्व के लिए और कब्जे के लिए। और प्रतिवादी कैसे बनाता है? श्याम को। तो राजू हो गया वादी, श्याम हो गया प्रतिवादी। अभी यहाँ बाबू भाई की एंट्री नहीं हुई है। बाबू भाई क्या है, बाहर रहते हैं। बाबू भाई का बस मकान है यहाँ पर, उसमें क्या है, ताला लगा हुआ है। मकान खरीद के यूं ही छोड़ दिया, रहते हैं कहीं बाहर। तो राजू ने केस किया क्या है, श्याम के ऊपर। श्याम को नोटिस मिल गया। अब श्याम क्या है, कोर्ट में हाजिर हो गया। अब दोनों कोर्ट में हाजिर हो गए तो आइए देखते हैं कि आदेश 1 नियम 10 के तहत क्या स्थितियां बन सकती हैं। आदेश 1 नियम 10 सीपीसी, गलत वादी के नाम से वाद। पहला, जहां कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत किया है या जहां यह संदेहपूर्ण है कि क्या वह सही वादी के नाम से संस्थित किया गया है, वहां यदि वाद के किसी प्रक्रम में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वाद सद्भावी भूल से संस्थित किया गया है और विवाद के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे निबंधनों पर जो न्यायगत समझे वाद के किसी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने या जोड़े जाने का आदेश कर सकेगा। अब ऊपर हमने डिस्कस किया था कि राजू ने क्या है, श्याम के ऊपर केस कर दिया गार्डन के स्वामित्व को लेकर और कब्जा दिलाने के लिए। लेकिन अब हुआ क्या कि राजू का जो मकान था वह मकान किसके नाम पर था? राजू के पिताजी के नाम पर। और राजू ने अपने पिताजी को पार्टी ना बनाते हुए क्या खुद पार्टी बन गया उस केस में। तो वाद क्या है, गलत व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत किया, या जहां यह संदेहपूर्ण है कि क्या वह सही वादी के नाम से संस्थित किया गया है, तो या तो गलत व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत किया गया हो या फिर वहां संदेह हो रहा हो कि सही नाम से संस्थित नहीं किया गया, अर्थात दायर नहीं किया गया है केस। वहां यदि बात के किसी प्रक्रम में, मतलब कि केस की किसी भी स्टेज पर न्यायालय का समाधान हो जाता है, अर्थात कोर्ट को लगता है कि वाद सद्भावी भूल से संस्थित किया गया है, मतलब जो केस दायर किया गया है उसकी भावना सही थी, कोई गलत भावना से दायर नहीं किया गया था, लेकिन क्या है, वादी गलत व्यक्ति को बना दिया गया है। भावना बिल्कुल सही है, मतलब झूठा केस करने की या कोर्ट को गुमराह करने की ऐसी कोई भावना नहीं है। सद्भाविक है हमारी जो भावना है, लेकिन उसमें क्या है, गलती हो गई, तो ये क्या है, सद्भाविक भूल हो गई। और विवाद में के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए, मतलब जो विवाद का विषय है उसके अवधारण के लिए, अवधारण का अर्थ होता है निश्चय करना या किसी मत पर पहुंचना, तो निश्चय करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो वह ऐसे निबंधनों पर, अर्थात नियमों पर जो न्यायालय उचित समझे, वाद के किसी प्रक्रम में, मतलब केस की किसी भी स्टेज पर किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने। केस की किसी भी स्टेज पर कोर्ट क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। जो गलत वादी बन गया है उसकी जगह हटा के क्या है, नए वादी को जोड़ दो। या फिर वादी सही है लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जैसे वादी बनाया नहीं गया है, एक से अधिक वादी हो गए, तो ऐसे किसी दूसरे वादी को जोड़ना है या जोड़े जाने का आदेश कर सकेगा कौन? न्यायालय। तो पहले उपनियम में यही है कि गलत व्यक्ति के नाम से केस दायर हो गया है जो वादी है, तो ऐसे वादी का नाम हटाकर प्रतिस्थापित करने, अर्थात रिप्लेस करने की अनुमति, जो सही वादी है उसका नाम लिखने की अनुमति कोर्ट दे सकता है। और यदि कोई ऐसा वादी जिसको केस में क्या है, वादी नहीं बनाया गया है, जैसे कि राजू ने केस किया श्याम के ऊपर, तो राजू हो गया वादी, लेकिन उस गार्डन में क्या है, बाबू भैया का भी अधिकार था, क्योंकि वो गार्डन क्या है, बाबू भाई के घर से भी जुड़ा हुआ था। तो राजू क्या है, बाबू भाई से बात करके
कि आप मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, वादी बनाऊं कि प्रतिवादी बना दूं आपको। तो बाबू भैया कहते कि भैया मैं वादी ही बनूंगा तेरे साथ। तो फिर कोर्ट क्या है, बाबू भैया का नाम जोड़ने के लिए आदेश कर सकेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ वादी के बारे में बात चल रही है कि सिर्फ वादी का नाम जोड़ा जाएगा पहले उपनियम में, प्रतिवादी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। तो वादी का नाम जोड़ना हो या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है गलत वादी बन गया हो, उसका नाम हटा के सही वादी का नाम जोड़ना, यह हमने देखा उपनियम 1 में। आइए अब दूसरा देखते हैं। सेकंड, न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा। अब देखिए यहाँ पे पक्षकारों की बात आ गई, मतलब ऊपर हमने वादी की बात की थी, यहाँ पे वादी और प्रतिवादी दोनों की बात चल रही है। तो वादी और प्रतिवादी का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा। न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित रूप तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था, न्यायालय के सामने उसकी उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णय और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए। तो न्यायालय अर्थात कोर्ट क्या है, केस की किसी भी स्टेज पर दोनों पक्षकार वादी या प्रतिवादी यदि ये आवेदन करते हैं कोर्ट में, मतलब चाहे तो वादी कर सकता है या प्रतिवादी आवेदन कर सकता है कि फलाने व्यक्ति को क्या है केस में पार्टी नहीं बनाया गया है। जैसे कि राजू ने केस किया श्याम के ऊपर, लेकिन वहां पे क्या है बाबू भैया को पार्टी ही नहीं बनाया गया, जबकि गार्डन में अधिकार बाबू भैया का भी था क्योंकि वो गार्डन क्या है उनके घर से भी लगा हुआ था। तो पक्षकार हो अर्थात या तो वादी आवेदन कर दे कि बाबू भाई को पक्षकार बनाया जाए, या फिर श्याम जो कि प्रतिवादी है वह आवेदन कर दे कोर्ट में कि उस व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया गया है। तो या तो इनके आवेदन पर या उनके आवेदन किए बिना, यदि दोनों आवेदन नहीं करते हैं तो उसके बिना, और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, मतलब ऐसे नियमों पर जो कोर्ट को सही लगे कि ऐसा करना आवश्यक है। जैसे कि अब ना तो राजू ने बोला कि बाबू भाई को पक्षकार बनाओ, ना ही श्याम ने बोला कि बाबू भैया को पक्षकार बनाओ। अब जब दोनों ही नहीं बोल रहे हैं तो बाबू भैया क्या खुद कोर्ट में पहुंच गए कि सर हमको तो पार्टी बनाया ही नहीं है, जबकि वो गार्डन क्या है मेरे घर से भी लगता है, तो मुझे तो पार्टी बनाया ही नहीं है। तो बाबू भैया ने क्या आवेदन दे दिया कोर्ट में कि मुझे भी पक्षकार बनाया जाए। तो आवेदन नहीं कर रहे हैं तो उनके बिना कोई थर्ड पार्टी जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है वह आवेदन कर दे कोर्ट में, और कोर्ट को ऐसा न्याय संगत प्रतीत होता है तो कोर्ट क्या है यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित रूप तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था उसका नाम क्या है आवश्यक हो तो जोड़ दिया जाए। तो बाबू भैया का नाम यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। और जैसे बाबू भैया के घर से गार्डन नहीं लग रहा है, जबरन पक्षकार बन गए हैं, तो बाबू भैया का नाम क्या है यहाँ से काट दिया जाएगा। थर्ड, कोई भी व्यक्ति वाद मित्र के बिना वाद लाने वाले वादी के रूप में अथवा उस वादी के जो किसी निर्योग्यता के अधीन है वाद मित्र के रूप में उसकी सहमति के बिना नहीं जोड़ा जाएगा। यदि आप बोल्ड लेटर्स को पढ़ें तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति वाद मित्र के रूप में उसकी सहमति के बिना नहीं जोड़ा जाएगा। समझने के लिए फिर से उसी इमेज पर चलते हैं। राजू ने केस किया श्याम के ऊपर, गार्डन का विवाद। अब राजू को क्या है बाबू भाई को और जोड़ना है वादी के रूप में, कि बाबू भैया को और केस में जोड़ा जाए वादी के रूप में। अब पता चला कि बाबू भैया क्या है 18 साल से कम के हैं, नाबालिग। तो जो भी नाबालिग है अर्थात माइनर है, कोर्ट की कार्रवाइयों में डायरेक्ट भाग नहीं ले सकता। उसे क्या है वाद मित्र की आवश्यकता पड़ती है। वाद मित्र कौन हो गया, माता, पिता, कोई भाई या कोई पहचान का। तो ऐसे नाबालिग की ओर से यह वाद मित्र क्या है कोर्ट की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है। तो अब राजू को यदि बाबू भैया जो कि 18 साल से कम के हैं इनको वादी बनाना है तो राजू को पहले क्या है बाबू भैया के वाद मित्र से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे बाबू भैया ने वाद मित्र बनाया किसको, अपने पिताजी को, तो राजू जो है राजू को क्या है बाबू भैया के पिताजी जो कि वाद मित्र हो गए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप वाद मित्र हो बाबू भैया के, आप सहमत हो कि नहीं हो, तो ही हम वादी के रूप में नाम जोड़ें। तो वाद मित्र अर्थात बाबू भैया के पिताजी वो सहमत हैं तो ही केस में नाम जोड़ा जाएगा वादी के रूप में। किसका, बाबू भाई का। मतलब कि नाबालिग की ओर से जो कोर्ट में अपेयर हो रहा है उसकी सहमति जरूरी है यहाँ पर,
तभी उस नाबालिग को वादी बनाया जाएगा केस में। नहीं तो फिर सीधा सा ऑप्शन है कि कोई दूसरे वाद मित्र की व्यवस्था करो, माता से बात करो, भाई से बात करो, या फिर कोई ऐसा पहचान का हो जो कि 18 साल से ऊपर का है, वो सहमत हो जाए कि हाँ भाई मैं पूरी कार्रवाइयों में भाग लूंगा तेरी ओर से, तो ही फिर ऐसे नाबालिग का नाम जोड़ा जाएगा। तो नाबालिग भी होते हैं, कुछ लोग मानसिक रोगी होते हैं जिनका दिमाग सही नहीं होता, भले ही वो बालिग ही क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में भी क्या वाद मित्र की जरूरत पड़ती है। तो वाद मित्र जब सहमत हो तो ही ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है वादी के रूप में जोड़ा जाएगा। फोर्थ, जहां प्रतिवादी जोड़ा जाए वहां वाद पत्र का संशोधित किया जाना। उपनियम 2 में हमने पढ़ा था कि वादी या प्रतिवादी के आवेदन पर किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाता है। तो मान लीजिए वहां पे किसी व्यक्ति को प्रतिवादी बना दिया गया है, तो फिर वहां पे क्या है वादी का अधिकार जागृत हो जाता है। किस चीज का? वाद पत्र में संशोधन करने का। जैसे कि आदेश 6 नियम 17 के तहत संशोधन किया जाता है, उसी प्रकार आदेश 1 नियम 10 के उपनियम 4 में जैसे ही किसी व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाता है, वहां पे दावे और प्रतिदावे में संशोधन करने का अधिकार जागृत हो जाता है। तो जहां कोई प्रतिवादी जोड़ा जाता है वहां जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट ना करे, वाद पत्र का इस प्रकार संशोधन किया जाएगा जैसा आवश्यक हो। मतलब कि प्रतिवादी जोड़ा जा चुका है तो कोर्ट जब तक मना ना करे तब तक वाद पत्र में संशोधन किया जा सकेगा जैसा कि आवश्यक हो। और संशोधन करने के बाद जो नया प्रतिवादी बना है उसे समन जारी होगा, और समन के साथ क्या है वाद पत्र, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियोस में। तो समन के साथ क्या है वाद पत्र की कॉपी भेजनी होती है, तो नए प्रतिवादी को क्या है भेजेगा समन के साथ वाद पत्र। और यदि ठीक समझता है तो जो मूल प्रतिवादी है, मतलब जो पहले से प्रतिवादी चला आ रहा है, ये तो नया प्रतिवादी जोड़ा गया है, पहले एक प्रतिवादी और था, तो उसके ऊपर भी क्या है नए वाद पत्र की, संशोधित वाद पत्र की तामीली की जाएगी। और फिफ्थ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1877 की धारा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही समन की तामील पर ही प्रारंभ की गई समझी जाएगी। मतलब कि किसी व्यक्ति को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया है तो उसे क्या है समन भेजा जाएगा, और जब समन तामील हो जाएगा तभी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाएगी। पहले जो कार्रवाइयां हो गई हो वो वैसी ही रहेंगी, लेकिन जब नए प्रतिवादी को जोड़ा जाएगा तो इसे भी वहां मौका दिया जाएगा कि जो कार्रवाइयां हो चुकी हैं उनके बारे में तुम्हें क्या कहना है, आवेदनों का जवाब देना है, या जो आवेदन डिसाइड हो गए हैं उनके संबंध में कोई रिलीफ चाहते हो, तो नए प्रतिवादी को क्या है ऐसे मौके दिए जाएंगे जैसे कि वो क्या है प्रारंभ से प्रतिवादी हो। ऐसा नहीं समझा जाएगा कि केस हाफ स्टेज में पहुंच गया है तो इसे आधा ही मौका दो केस लड़ने का, नहीं, इसके लिए केस क्या है प्रारंभ से ही स्टार्ट हुआ है ऐसा समझा जाएगा। इसे हर मौके दिए जाएंगे, कैसे? नए प्रतिवादी को। यही बात लिखी है लिमिटेशन एक्ट की धारा 22 में। अब आइए देखते हैं कि आदेश 1 नियम 10 के तहत जो कोर्ट में आवेदन दिया जाता है पार्टी बनाने के लिए वह किस प्रकार दिया जाता है। स्टार्टिंग में टाइटल आ गया हमारा, ये आ गया पार्टीज के नाम, केस नंबर, डेट जिस दिन आप आवेदन लगा रहे हैं और किस चीज का आवेदन दे रहे हैं। तो हम दे रहे हैं आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 CPC, किस लिए? पक्षकार बनने के लिए केस में। अब इस केस में हुआ क्या था कि एक पिता, एक बच्चे और चाचा भतीजे, इनमें क्या है जमीन को लेकर विवाद था। जमीन कैसी थी? पुश्तैनी संपत्ति थी, दादा आजे के जमाने की। तो परिवार के सारे पुरुष क्या लड़ने में लगे। अब एक ये लड़की थी, इसकी हो गई शादी, ये चली गई अपने ससुराल, इसे कुछ पता नहीं, क्योंकि पूर्वजों की संपत्ति में क्या है बेटियों का भी अधिकार है। तो अब ये भी अपना हिस्सा मांगने आ गई। अब इसने देखा कि इसे तो पार्टी बनाया ही नहीं है केस में, तो इसने क्या है एडवोकेट हायर किया और पहुंच गई कोर्ट में कि मुझे पक्षकार नहीं बनाया वादी प्रतिवादी ने, तो मुझे भी केस में पक्षकार बनाओ। तो आवेदिका की ओर से निम्न निवेदन है यह कि मौजा रामपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 84/1 रकबा 1.545 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में मानसिंह आत्मज रणवीर सिंह के नाम दर्ज चली आ रही है, और भूमि खसरा नंबर 84/2 रकबा 4.725 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में आवेदिका के पिता रणवीर सिंह के नाम पर दर्ज चली आ रही है। मानसिंह आवेदिका का भाई है। अब केस किसके नाम चल रहा है? रणवीर सिंह वगैरह विरुद्ध मानसिंह वगैरह। वगैरह क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा वादी हैं, इसी प्रकार एक से ज्यादा प्रतिवादी हैं, तो पूरा नाम लिख कर क्या वगैरह लिख दिया जाता है। या आप नंबर भी डाल सकते हैं, जो पहला वादी है उसके साथ जितने भी वादी हो +2 +3 +4, इसी प्रकार प्रतिवादी लिख दिए जाते हैं। तो जो आवेदिका है इसके पिता कौन है? रणवीर सिंह, और ये मान सिंह क्या है इसका भाई है। अब पुश्तैनी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है।
दूसरा, यह कि आवेदिका को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि आवेदिका के पिता एवं भाई तथा आवेदिका के भतीजे के बीच उक्त भूमियों को लेकर व्यवहार प्रकरण चल रहा है। पहले पैरा में क्या है, विवादित भूमि के बारे में बता दिया और पक्षकारों के बारे में बता दिया, और दूसरे में यह बता दिया कि इस भूमि को लेकर क्या है, केस चल रहा है कोर्ट में। थर्ड, यह कि उपरोक्त संपत्ति आवेदिका के पिता को आवेदिका के दादा सुजान सिंह से प्राप्त हुई है और उक्त जमीन में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में हुए संशोधन के आधार पर आवेदिका का भी हक अधिकार है तथा उक्त प्रकरण में आवेदिका को पक्षकार नहीं बनाया गया है। थर्ड पैरा में यह बता दिया कि जिस भूमि के बारे में बताया गया है और जिसके ऊपर केस चल रहा है, वह भूमि कहां से प्राप्त हुई है, पूर्वजों से, दादा परदादा से, और कानून क्या कहता है कि उसमें बेटियों का अर्थात आवेदिका का भी अधिकार है और आवेदिका को ही क्या है, पक्षकार नहीं बनाया गया है। और फोर्थ पैरा में यह बताएंगे कि साल भर से केस चल रहा है, आप कहाँ थे इतने टाइम से, तो फोर्थ पैरा में हम ये बताएंगे यह कि आवेदिका दिनांक 26/12/2022 को आवश्यक कार्य से ग्राम रामपुर अपने मायके आई थी। तब आवेदिका को अपने भतीजे यशवंत सिंह से उक्त प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई। मतलब आज 22 तारीख है, 26 को मुझे पता चला। दिसंबर में वैसे ही सिविल वैकेशन चल रहे थे, हफ्ता भर उसी में चला गया। तो फिर जानकारी मिलने के बाद अपने वकील साहब से बात की और जानकारी दिनांक से आवेदिका द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह आवेदन पत्र अविलंब प्रस्तुत है। और लास्ट में आती है हमारी प्रेयर। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में आवेदिका को अपना पक्ष रखने के लिए आवश्यक पक्षकार के रूप में उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने की कृपा करें। स्थान, दिनांक, द्वारा अधिवक्ता, यहाँ पे आवेदिका के साइन। छोटा सा आवेदन बनता है इसका, क्योंकि आप प्रेयर का कर रहे हैं, पक्षकार बनने की कर रहे हैं। पक्षकार बनेंगे फिर तो आप केस में रिलीफ मांगेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, पार्टी बनाने का निवेदन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे आवेदक हैं तो आप यहाँ पे आवेदक या आवेदिका ही लिखेंगे, ऊपर रहेगा वादी प्रतिवादी। जिस नाम से केस दर्ज हुआ है वो वैसा ही चलेगा, क्योंकि आप अभी उसमें पार्टी नहीं है, ना ही वादी है ना ही प्रतिवादी हैं, तो आप यहाँ पे आवेदक ही रहेंगे। हाँ, आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो फिर आपका नाम यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्रतिवादी क्रमांक 3, 4, 5, जो भी आपका नंबर मिले। इस प्रकार हमने देखा कि गलत वादी बन गया हो तो इसका नाम हटाकर सही